नमस्कार, मैं कपिल उनियाल, सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय रिखाड़, विकासखंड कालसी, जनपद देहरादून, उत्तराखंड से। आज हम कक्षा 5 की हमारी पुस्तक परिवेशीय अध्ययन का पाठ 6 बूंद बूंद दरिया दरिया इस पाठ का अध्ययन करेंगे और इसमें आए संबोधों के बारे में जानेंगे और सीखेंगे कि क्या प्रयोग या एक्टिविटीज हमें इस पाठ में दी गई है। चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को। सबसे पहले हम देखते हैं इस पाठ में क्या होंगे हमारे चर्चा के बिंदु। इस पाठ में चर्चा के बिंदु हैं बावड़ी के विषय में जानकारी। हम जानेंगे कि बावड़ी क्या होती है, किसे कहते हैं बावड़ी, इसका क्या काम है, इसकी क्या प्रयोग है। अल बरूनी द्वारा इतिहास लेखन, एक इतिहासकार जो भारत आए थे, उन्होंने भारत के विषय में कुछ लिखा है। उस इतिहास लेखन को, अल बिरूनी के उस इतिहास लेखन को हम जानेंगे और समझेंगे। जल निकासी के बारे में जानकारी, कैसे घरों में या शहरों में जल निकासी के अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, क्या होती है जल निकासी, वो हम इसमें सीखेंगे। जल संरक्षण तथा इसकी आवश्यकता, क्या होता है जल संरक्षण और क्यों आवश्यक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। पानी से जुड़े रीति रिवाज, क्या पानी से कुछ रीति रिवाज भी जुड़े हैं, तो कौन लोग उन्हें मना, अगर ऐसा है तो कौन लोग हैं जो ऐसे रीति रिवाजों का पालन करते हैं, हम इस पाठ में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को। बात पुरानी, क्या बात है ये पुरानी? यह है 650 साल पुराना घड़सीसर। ये एक घड़सीसर है जो आप चित्र में देख पा रहे हैं, और ये कितना पुराना है? 650 साल पुराना घड़सीसर। अगर हम इस शब्द को ध्यान से देखें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, घड़सी और सर। यहां सर का मतलब है तालाब, सर का मतलब तालाब। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसे किसने बनवाया था? जैसलमेर के राजा घड़सी ने। घड़सी राजा ने इसको बनाया था और ये एक तालाब है, तो इसे कहते हैं घड़सी सर। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल और ना जाने क्या क्या था। कई सारी चीजें इसके आसपास थी। पक्के घाट थे, सजे हुए कमरे थे, बड़े हॉल थे। यहाँ लोग मिलते जुलते थे, जलसे होते थे और गाने बजाने का प्रोग्राम भी होता था। यहाँ क्या करते थे लोग? अलग अलग कार्यक्रम करवाते थे। लोग यहाँ एक दूसरे से मिलने आते थे और यहाँ क्या करते थे? जलसे करते थे। इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने आते थे। इसके किनारे जो घाट थे उनमें क्या बने थे? स्कूल, विद्यालय, और वहां बच्चे पढ़ने आते थे इस घड़सीसर के पास। सभी इस बात का ध्यान रखते थे कि तालाब गंदा ना हो और सफाई में भी हाथ बटाते थे। सभी लोगों को स्वच्छता का या साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना होता था। सभी लोग अपने आप अपने स्तर से इस जगह को साफ रखने के सारे प्रयास करते थे। मीलों तक फैले इस घड़सीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था, और मीलों लंबे इस घड़सीसर में बारिश का पानी क्या होता था? इकट्ठा होता था। जब बरसात में बहुत ज्यादा बारिश होती है तो वो पानी यहाँ पर इकट्ठा हो जाता था और फिर साल भर उस पानी का इस्तेमाल किया जा सकता था। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता। इसमें अलग अलग 9 तालाब बनाए गए थे और इस तरीके से बनाए गए थे कि एक तालाब जब पूरा भर जाता था तो उसका पानी दूसरे तालाब में आ जाता था। अब दूसरा तालाब भरना शुरू होता था। जब वो पूरा भर जाता तो पानी आगे चला जाता। देखो, जब वह भी लबालब भर जाता तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता। ये दूसरे तालाब की बात कर रहे हैं। जब दूसरा तालाब लबालब भर जाता तो पानी फिर उससे तीसरे तालाब में जाने लगता। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे। पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी। किस तरह से थी ये संरचना? कुछ इस तरीके से, एक तालाब कुछ ऊंचाई पर और फिर उससे जुड़ा हुआ दूसरा तालाब, फिर उसके बाद तीसरा तालाब, फिर चौथा, पांचवा,
छठा, सातवां, आठवां और नौवां, 9 तालाब इस तरीके से एक दूसरे से जोड़कर बनाए गए थे। इसमें क्या होता था, बारिश का पानी गिरता था इस तरीके से, और जब ये पूरा तालाब भर जाता था तो इसका पानी दूसरे तालाब में बहना शुरू हो जाता था। अब ये तालाब भरना शुरू हो गया, जब ये ऊपर तक लबालब आ गया तो तीसरा, और ऐसे करते करते पूरे 9 तालाब लबालब पानी से भरे होते थे। अब इस पानी का इस्तेमाल पूरे साल किया जाता था और पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी। पर आज घड़सीसर जैसे उजड़ सा गया है। पहले 650 साल पहले जब ये बना तो इसका इस तरह से इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज ये कुछ उजड़ सा गया है। 9 तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलोनियां बन गई हैं। इन तालाबों के बीच में लोगों ने क्या बना लिया है, कॉलोनियां, मकान बना लिए हैं। यहाँ इकट्ठा होने वाला पानी भी अब तालाब की तरफ न जाकर बेकार बह जाता है, और इन तालाबों का रास्ता अवरुद्ध कर दिया, और इन तालाबों का रास्ता अवरुद्ध कर देने के कारण अब क्या होता है, ये पानी फ्लो में एक तालाब से दूसरे तालाब तक नहीं जाकर बाहर बह जाता है और सब पानी बेकार हो जाता है। इसको आप पहचान रहे हो, क्या है ये? देखा है आपने किसी के पास, मम्मी के, पापा के, घर में किसी बड़े बुजुर्ग के हाथ में? ये है हमारा 100 रुपए का नोट। ये रुपये का चिन्ह, ये है 100 का नोट। इसमें ये इस नोट का पिछला भाग है, पीछे का भाग। इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि पीछे भाग में क्या बना हुआ है? कभी किसी ने ध्यान दिया ये क्या है? इसमें रानी की वाव, इसको चित्रित किया गया है। ये है रानी की वाव। ये भी एक तरह की बावड़ी है जिसमें पानी को इकट्ठा किया जाता था। ये रानी की वाव के कुछ चित्र हैं। ये इसका एक व्यू है ऊपर से, और ये सामने से दूसरा व्यू। ये दोनों चित्र ही रानी की वाव के हैं। कहां पर है रानी की वाव? ये गुजरात के पाटन में स्थित है। गुजरात में एक जगह है पाटन। भारत के राज्यों में एक राज्य है गुजरात और वहां एक जगह है पाटन। उस पाटन में इसको बनाया गया है। पाटन जो जगह है इसे पहले अहिलपुर के नाम से जाना जाता था, जो गुजरात की पूर्व राजधानी थी। कहते हैं कि रानी की वाव या ये बावड़ी जो बनी है, इसे वर्ष 1063 में सोलंकी शासन के राजा भीमदेव प्रथम की प्रेमी स्मृति में उनकी पत्नी रानी उदयामती ने बनवाया था। रानी उदयामती, उन्होंने इसको बनवाया था। सोलंकी शासन के समय की ये वाव है या बावड़ी है, और भीमदेव प्रथम की स्मृति में ये बनाई गई थी, इसलिए इसको कहते हैं रानी की वाव। इसे भी पानी इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और इसमें नीचे उतरा जा सकता है। जो ये सीढ़ियां बना रखी है, इन सीढ़ियों से नीचे जाया जा सकता है। यह है रानी की वाव। जब बारिश का पानी इसमें गिरता था तो ये भर जाती थी। अल बिरूनी की नजर से अब जानते हैं कौन थे अल बिरूनी। 1000 से भी ज्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए। इनका नाम था अल बिरूनी। अल बिरूनी जिस देश से आए उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं। उज्बेकिस्तान से आए थे अल बिरूनी। अल बिरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीजों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा। इन्होंने भारत की यात्रा की और जिन भी जगहों पर ये गए उसके बारे में इन्होंने लिखा। खासतौर से वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगी। कुछ चीजें तो ऐसी होंगी जो उस समय के उज्बेकिस्तान और भारत में कॉमन थी, दोनों जगह थी, तो उन जगहों से ज्यादा उन्होंने उन जगहों के बारे में लिखा जो उज्बेकिस्तान से अलग थी। चलो देखें कि अल बिरूनी उस समय के तालाबों के बारे में क्या लिखते हैं। अल बिरूनी लिख रहे हैं, अल बिरूनी ने लिखा है, यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। इन्हें देखेंगे मतलब इन तालाबों को। जो तालाब यहाँ के लोगों ने बनाए हैं वो बहुत उन्नत स्तर के हैं। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों के
लोहे के कुंडों और सरियों को जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। जो तालाब है जो तालाब है उनके चारों तरफ भारी भारी पत्थरों से लोहे के कुंड बनाए जाते हैं, जिन्हें सरियों से जोड़ा जाता है और उससे क्या बनते हैं? चबूतरे। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें हैं। इन चबूतरों के बीच में क्या है? सीढ़ियां हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं, एक तरफ से आना और एक तरफ से जाना, जिसे आजकल हम क्या बोलते हैं? वन वे। एक तरफ से आप आइए और एक तरफ से जाइए, तो इसमें क्या होता है? कोई भगदड़ नहीं होती और लोग आपस में टकराते नहीं है, लोग एक तरफ को चलते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती है। जब वो वन वे बना रखा है तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक तरफ से लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं और भीड़ लगी, ऐसा कभी नहीं होता है। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अल बिरूनी की किताबों से उस जमाने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। आज जब हम उस जमाने के बारे में पढ़ना चाहते हैं या कुछ जानना चाहते हैं तो अल बिरूनी की पुस्तक को जरूर पढ़ा जाता है। ये जो आप चित्र में देख रहे हैं, ये एक डाक टिकट है। 1973 में ये छपी थी, जब उनके जन्म के 1000 साल पूरे हुए थे। जब अल बिरूनी के जन्म के 1000 साल पूरे हुए थे तो ये डाक टिकट छापी गई थी उनकी स्मृति में। देखो और पता करो। अपने स्कूल के आसपास के इलाकों को देखो, क्या वहां कच्चा मैदान, पक्की सीमेंट से बनी सड़कें, नालियां आदि हैं? अब आपको देखना है कि आपके घर के विद्यालय के आसपास पक्की सीमेंट से बनी सड़कें या कोई कच्चा मकान या नालियां तो नहीं है। इलाका किस तरह का है? जैसे ढलान वाला कोई क्षेत्र ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पे ढलान है? पथरीला, ऐसा पथरीला इलाका है या किसी तरह का? तुम्हें क्या लगता है बारिश का पानी बहकर कहाँ कहाँ जाता होगा? हमें ध्यान क्यों देना है इसे पथरीला या ढलान वाला? ढलान वाला या पथरीला इलाका क्यों देखना है? ये जानने के लिए कि जब बारिश का पानी पड़ता है तो बहकर कहाँ जाता होगा? जैसे जमीन में, नालियों में, पाइपों में, गड्ढों में या किसी और जगह कहाँ जाता होगा ये पानी? ये आपको पता करना है। बूंद बूंद की कीमत। राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां साल में बहुत ही कम दिन बारिश होती है। यहाँ की नदियों में भी साल के कई महीने पानी नहीं रहता। राजस्थान में क्या है? रेगिस्तान है, द ग्रेट थार डेजर्ट है और वहां पर पानी की क्या होती है? बहुत दिक्कत होती है। तो जैसलमेर में जैसे अभी हमने एक बावड़ी देखी थी, वो कहां पर थी? वो जैसलमेर में थी। तो जैसलमेर के अलावा भी कई जगह ऐसी हैं जहां राजस्थान में पानी की बहुत कमी होती है। सोचो ऐसे में भी यहाँ के ज्यादातर गांवों में पानी की कमी क्यों नहीं थी? लोग बारिश की हर बूंद की कीमत जो जानते थे। यहाँ पानी की तो बहुत कमी है, लेकिन फिर भी लोगों को पानी की दिक्कत नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि वो पानी को बचाकर या संरक्षित कर कर अपने पास रख लेते थे। वो हर बूंद की कीमत जो जानते थे। पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब और जोहड़ बनवाए जाते। पानी को इकट्ठा करने के लिए क्या करते थे? वो तालाब बनाते थे या जोहड़ बनाते थे या ऐसी बावड़ियां बनाते थे। यह एक सांझी या सबकी जरूरत थी। ये क्या थी? सबकी जरूरत थी। सभी लोगों को इसकी आवश्यकता थी, इसलिए इंतजाम में भी सभी जुड़ते, चाहे व्यापारी हो या मजदूर। तो हर तबके का लोग इसमें सहायता करता था ताकि पानी को संरक्षित करके रखा जा सके और भविष्य में साल भर जब पानी की दिक्कत होगी तो उसका इस्तेमाल किया जा सके। चलिए अब करते हैं एक गतिविधि। तालाब में से कुछ पानी जमीन सोख लेती है और इस जमीन के से आसपास के कुओं और बावड़ियों में भी पानी पहुंच जाता। तालाब में क्या होता है? कुछ जो तालाब का पानी होता है बचा हुआ, उसे जमीन सोख लेती है और वो पानी कुओं और बावड़ियों में चला जाता है। आसपास की जमीन भी नम और उपजाऊ हो जाती है। उससे क्या होता है? जब जमीन को पानी मिलता है तो थोड़ी नम हो जाती है और कोई फसल लगाने के लिए उपजाऊ भी हो जाती है। घर घर में भी बारिश का पानी इकट्ठा करने का इंतजाम होता था। हर घर में बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए उन लोग क्या करते थे? इंतजाम करते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बावड़ियों में ही पानी जमा हो या कुओं में ही हो। हर घर में भी तो बारिश पड़ेगी ना, छत पे भी तो पानी पड़ता है। तो हर छत में ऐसी कुछ व्यवस्था रहती थी कि पानी इकट्ठा किया जा सके।
सामने दिए चित्र में निशान लगाओ कि छत पर बरसने वाला पानी जमीन के नीचे बने टैंक में कैसे पहुंचेगा। तो ये एक चित्र है यहाँ पर। इसमें क्या है, ये छत है, ऊपर छत का हिस्सा दिखाई दे रहा है, उसमें एक पाइप लगा है, वो पाइप नीचे जा रहा है और पानी इकट्ठा हो रहा है। तो इसमें क्या होता होगा, जब बारिश आती होगी तो पानी कहाँ पड़ेगा, छत पर। ये पानी जो छत पर पड़ेगा वो यहाँ पर इकट्ठा होगा और छत की कुछ ढलान इस तरफ बनाकर ये पानी इस पाइप से होता हुआ सीधा टैंक तक चला जाएगा। उसके बाद उस टैंक से यहाँ पर एक रास्ता बनाया हुआ है और इस रास्ते से अपना संरक्षित किया हुआ पानी जब पानी की कमी हो उस समय इस्तेमाल किया जा सकता है। देखा आपने, पानी का संरक्षण करने का अपने ही घर में कितना अच्छा तरीका निकाला गया है। तुमने क्या कभी बावड़ी देखी है? इस चित्र को देखकर क्या तुम अंदाजा लगा पा रहे हो कि ये सीढ़ियां जमीन के नीचे कई मंजिल तक जा रही है? देखो, अगर हम इसे एक स्तर माने, 1 2 3 4 5 स्तर तो इस चित्र में ही दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद और भी कई स्तर हो सकते हैं। तो कई स्तर तक ये सीढ़ियां जा रही हैं। पानी ऊपर खींचने की बजाय लोग खुद पानी तक पहुंच सकते थे। इसमें सीढ़ियां होने का क्या फायदा था कि लोग, जैसे कोई इस जगह पर अगर है तो इन सीढ़ियों से होता हुआ इधर 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 और फिर ये नीचे, तो पानी खींचने की बजाय लोग खुद वहां तक पहुंच जाते थे। इसलिए कुछ लोग इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सीढ़ियां बनाई गई है तो इसको सीढ़ीदार कुआं भी कहा जाता है। पुराने जमाने में लोग काफिले बनाकर लंबे सफर करते थे। पहले क्या होता था, लोग एक काफिला बना लेते थे, एक समूह बना लेते थे और लंबे सफर पर निकल जाते थे। अब रास्ते में उन्हें पानी की भी दिक्कत होती होगी। अक्सर लोगों का मानना था कि प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम है। लोग मानते थे कि प्यासे को पानी पिलाने से पुण्य मिलता है, हमारे कर्म अच्छे होते हैं। तो इसलिए इस तरह की पानी की व्यवस्था जगह जगह पर की जाती थी ताकि लंबा सफर कर रहे यात्री परेशान ना हो और उनकी पानी की आवश्यकता पूरी होती रहे। पानी से जुड़े रिवाज, अब देखते हैं पानी से क्या रिवाज भी जुड़े होते हैं। आज भी कहीं कहीं कई सौ साल पुराने पानी के स्रोत हैं। बहुत पहले जो पानी के स्रोत बना दिए गए थे, जहां से बारिश का पानी या कहीं रोका हुआ पानी आता हो, वो अभी भी मौजूद है, जैसे बावड़ी, तालाब, नाला, धारा आदि, जिनसे लोगों की पानी की जरूरत पूरी होती है। उत्तराखंड की ये फोटो देखो, ये फोटो कहाँ से है? उत्तराखंड राज्य से। पानी से जुड़े हैं कई रिवाज, त्योहार और जश्न। यहाँ पर कई तरह के त्योहार या कई तरह के रीति रिवाज ऐसे हैं जो पानी से जुड़े हुए हैं। कई जगह तो आज भी बारिश से तालाब भरने की खुशी में आसपास मेले का माहौल हो जाता है। जहाँ पानी की दिक्कत होती है, वहां बरसातों में जब तालाब भरते हैं तो लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि आगे का साल भर का जो समय है, विशेषकर गर्मियां, अब पानी की किल्लत से परेशान नहीं होंगी। ये उत्तराखंड की एक दुल्हन है जो ब्याह के बाद नए गांव में आई है। ब्याह मतलब शादी। शादी करके ये दुल्हन नए घर में आई है। वह झरने या तालाब पर जाकर सिर झुकाती है। आज शहरों में भी इस रिवाज का एक मजेदार रूप दिखता है। दुल्हन घर में ही किसी नल के पास जाकर पूजा करती है। पानी से ही तो जिंदगी जुड़ी है ना। इसमें जो नई दुल्हन है वो क्या करती है, अपने ससुराल जब आती है तो पानी के पास जो स्रोत होता है, जैसे यहाँ पर पानी का स्रोत है, तो वहां जाकर पूजा करती है। अब चूंकि शहरों में इतने ज्यादा स्रोत नहीं है, तो वहां क्या रिवाज हो गया है कि नल के पास जाके, जहां से पानी आता है उस नल के पास ही दुल्हन पूजा करती है। क्या तुम्हारे यहाँ पानी के लिए कुछ खास बर्तन इस्तेमाल होते हैं? यहाँ देखो, इस सुंदर कुंडों वाले तांबे के बर्तन में पानी भरा जा रहा है। देखो ये कितने सुंदर तांबे के बर्तन है जिसमें पानी भर रहे हैं। दूसरे चित्र में चमकदार पीला पीतल का घड़ा है। इसमें एक पीतल का घड़ा दिखाया गया है। पानी भरने की जगह पर सुंदर मूर्तियां भी बनाई गई है। सुंदर मूर्तियां देख पा रहे हो? देखो, ये किसी का चेहरे का रूप बनाया है। यहाँ पर भी सुंदर मूर्तियां बनाई गई हैं। क्या तुमने कभी पानी की जगह पर कोई सुंदर इमारत बनी देखी है? अगर देखी है तो कहाँ, बताओ जरा सोचो। 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में
जब सूखा पड़ा तब भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया। 1986 में जब सूखा पड़ा तब लोगों को लगा कि जो हमारी पानी की आवश्यकता पहले बावड़ियों से पूरी होती थी, क्यों ना फिर से वही प्रक्रिया दोहराई जाए। मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर बावड़ी में से 200 ट्रक से भी ज्यादा कूड़ा निकाला। लंबे समय तक वो बावड़ियां इस्तेमाल नहीं हो रही थी, वहां पानी भी इकट्ठा नहीं हो पा रहा था, तो लोग उसे कूड़ादान की तरह इस्तेमाल करने लगे और कूड़ा भरते 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 इतना ज्यादा हो गया कि 200 ट्रक कूड़ा निकला। बावड़ी ने फिर से प्यासे शहर को पानी पिलाया। बावड़ी साफ करने के बाद उसमें पानी भरा गया और फिर उसने शहर को पानी पिलाया। इसके लिए चंदा भी मोहल्ले वाले लोगों ने ही दिया। मोहल्ले के लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और ये काम स्वयं से किया। कुछ साल बाद फिर से अच्छी बारिश हुई और पानी की परेशानी कम हुई। उसके बाद जब बारिश हुई तो पानी की परेशानी कम हो गई, पर अब फिर से बावड़ी को भुला दिया गया है। लेकिन अब लोगों ने क्या किया, फिर से बावड़ी को चर्चा करो। क्या तुम्हारे यहाँ कभी पानी की किल्लत हुई है? अगर हुई है तो उसका कारण क्या था? कभी ऐसा हुआ है कि घर में पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई हो, पीने के लिए पानी ना मिल रहा हो, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए? और अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ होगा, क्या कारण रहा होगा उसके पीछे? अपनी दादी, नानी या किसी और बड़े से बातचीत करो कि जब वे तुम्हारी उम्र की थी तब घर में पानी कहाँ से आता था। क्या तब और अब में कोई बदलाव आया है? जब आपकी दादी या नानी कम उम्र की या आपकी उम्र की थी तो पानी कहाँ से आता था और आज पानी कहाँ से आता है? अगर दोनों स्रोत बदल गए हैं तो क्या बदलाव हुआ है, जरा चर्चा करो। मुसाफिरों के लिए पानी का किस किस तरह का इंतजाम होता था, जैसे प्याऊ, मशक या कुछ और? आजकल सफर में लोग क्या करते हैं? आपने भी कहीं देखे होंगे, प्याऊ लगे रहते हैं, लोग पानी रखते हैं और कोई भी प्यासा अगर वहां से गुजरता है तो उसको पानी पिलाया जाता है। तो मुसाफिरों के लिए पहले भी कई तरह का इंतजाम था, जैसे बावड़ी में वो लोग पानी ले लेते थे, अब प्याऊ मशक लगते हैं। उसके अलावा अब सफर में लोग क्या करते हैं, किस तरह का पानी की जरूरत के लिए किस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। पुनीता के मोहल्ले में 2 पुराने कुएं हैं। उसकी दादी बताती है कि लगभग 15-20 साल पहले तक उनमें पानी था। क्या कुएं सूखने की कुछ वजह हो सकती है? चर्चा करो। पुनीता के मोहल्ले में 2 कुएं हैं जहां आज से 15-20 साल तक भी पानी था, लेकिन अब वो कुएं सूख गए हैं। क्या वजह हो सकती है? कई जगह मोटर लगाकर जमीन का पानी निकाला जा रहा है, पानी को आसपास से निकाल लिया जाता है। तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था अब नहीं है। पेड़ों के आसपास और पार्क में भी जमीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया है, अब पानी उसमें जमीन में नहीं उतर पाता है। क्या तुम कोई और वजह भी सुझा सकते हो? इन कारणों के अलावा और कोई कारण बता सकते हो कि क्यों कुएं सूख रहे होंगे? जरा सोचो। क्या तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास कोई तालाब, कुआं, बावड़ी या कोई और पानी का स्रोत है? उसे देखने जाओ और पता भी करो यह कितना पुराना है, किसने बनवाया होगा, यह स्रोत कब का है और किसने इसको तैयार किया। इसके आसपास किस तरह की इमारत बनी है, क्या कोई सजावटी इमारत या सुंदर मूर्तियां बनी है। पानी साफ है या नहीं? स्रोत तो हमें मिल गया, लेकिन क्या वो स्रोत में जो पानी है वो साफ है? क्या इसकी साफ सफाई होती है? यहाँ से कौन कौन पानी भरते हैं, कौन लोग हैं जो पानी भरते हैं, या कोई पशु भी क्या वहां पर आते हैं? क्या कभी यहाँ कोई त्योहार मनाया जाता है? इस पानी के स्रोत से संबंधित कोई त्योहार भी है क्या जो यहाँ पर मनाया जाता हो? पानी कहीं सूख तो नहीं गया? ऐसा तो नहीं है कि उस स्रोत में पहले पानी हुआ करता था लेकिन अब पानी सूख गया हो? ये हमें पता करना है और ये जानकारी अपने आसपास से इकट्ठा करके लानी है। तुम्हारे यहाँ जिस तरह पानी आता है उस पर टिक का इस तरह से चेक निशान लगाओ। अगर किसी अलग तरीके से आता है तो अलग से कॉपी में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखो। पहले ये बोल रहा है, हमारे मोहल्ले में दिन में 2 बार जल बोर्ड का टैंकर आता है, पानी के लिए लंबी लाइन लगती है और रोज झगड़े होते हैं। इनके क्या है, मोहल्ले में भीड़ होगी और जल बोर्ड का टैंकर दिन में 2 बार आता है और एक एक करके लोग उससे पानी भरते हैं, लेकिन जब लाइन में लगते हैं तो झगड़े भी हो जाते हैं। हम कुएं से पानी भरते हैं, पास के कुएं 1 साल पहले सूख गए,
अब काफी दूर चलकर जाना पड़ता है। कई कुओं पर तो जात के नाम पर पानी लेने भी नहीं देते हैं। ये बालिका बोल रही है कि पहले क्या थे, इनके घर के पास कुएं थे, लेकिन अब वो सूख गए और अब उन्हें दूर जो कुएं हैं वहां पानी भरने जाना पड़ता है और वहां जाति पाति की समस्या भी हो जाती। ये कह रही है हमारे यहाँ तो दिन भर नल में पानी आता है, इनके यहाँ दिन भर नल में पानी आता रहता है। मेरे यहाँ दिन में आधे घंटे के लिए पानी आता है, हम लोग दिन भर के इस्तेमाल के लिए टंकी में पानी भर कर रखते हैं। इन्होंने घर में क्या कर रखी है, एक टंकी बना रखी है, आधे घंटे पानी आता है, उस आधे घंटे में वो टंकी भरती है और फिर दिन भर ये उसका इस्तेमाल करते हैं। ये 4 ऑप्शन। आगे देखते हैं। हमारे घर में बोरिंग के पाइप में मोटर लगी है लेकिन बिजली ही नहीं होती तो क्या करें। इन्होंने क्या कर रखा है, मोटर लगा रखी है जिससे ये पानी ऊपर खींचते हैं, लेकिन जब बिजली नहीं होती तो ये मोटर भी काम नहीं करती। हम नहर से ही पानी भरते हैं। इनके घर के पास क्या है, नहर बह रही है और ये उस नहर से ही पानी भरते हैं। मेरे यहाँ हैंडपंप लगा है लेकिन उसका पानी काफी खारा है, पीने के लिए तो पानी खरीदना ही पड़ता है। इनके घर के पास क्या लगा है, हैंडपंप है, लेकिन पानी कैसा है, खारा, उसे पिया नहीं जा सकता, तो फिर पीने के लिए पानी खरीदते हैं। हमने जल बोर्ड के पाइप में टुल्लू पंप लगाया है, कोई परेशानी नहीं। इनके यहाँ जल बोर्ड का पाइप है और उसमें इन्होंने टुल्लू पंप लगाया है जिससे ये अपने पानी की आवश्यकता पूरी कर लेते हैं। तो इनमें से आपके यहाँ कौन से तरीके से पानी आता है उस पर सही का निशान बनाना है। अगर इन तरीकों के अलावा कोई अन्य ही तरीका है तो उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में बनाइए और लिखिए। तो आज हमने इस पाठ में, जिसका नाम था बूंद बूंद दरिया दरिया, इन बिंदुओं पर चर्चा की। बावड़ी के विषय में जानकारी हमने प्राप्त की। अल बरूनी द्वारा इतिहास लेखक क्या उन्होंने भारतीय इतिहास में लिखा है उसको हमने समझा। जल निकासी के बारे में जानकारी, किस तरह से जल की निकासी होती है वो समझा। जल संरक्षण तथा इसकी आवश्यकता, कैसे जल को संरक्षित किया जाए और ये क्यों आवश्यक है इसको हमने जाना। पानी से जुड़े रीति रिवाज, पानी से जुड़े कोई रीति रिवाज, त्योहार, जश्न अगर कहीं होते हैं तो उसके बारे में भी हमने समझा। तो ये था पाठ 6 बूंद बूंद दरिया दरिया, जिसमें हमने इस पाठ से जुड़े संबोधों को समझने और जानने का प्रयास किया। आशा है आपको ये संबोध समझ आए होंगे। मिलते हैं किसी अन्य पाठ के साथ। धन्यवाद।